आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ आपके साथ। हमारे मेहमान हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विनोद अग्निहोत्री जी, विजय त्रिवेदी जी और समीर चौगांवकर जी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन आ सकता है, यूं कहिए, या कम से कम चर्चा के लिए एक खबर बहुत बड़ी बनने जा रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को राहत देते हुए उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली है। मतलब आजम खान जेल से बाहर आएंगे और समाजवादी पार्टी में आजम खान का क्या कद है ये सब जानते हैं। तो उनके बाहर आने से सियासत में थोड़ी मिर्ची तो आएगी। एक मामला उन पर चल रहा था क्वालिटी बार की जमीन को कब्जे में लेने का, और इस सिलसिले में उन पर एफआईआर हुई। इसमें भी उनको जेल में भेजा गया था, और इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में उनकी याचिका स्वीकार हो गई है। और अब ये बताया जा रहा है हमें कि आजम खान जेल से बाहर आ पाएंगे, क्योंकि उन पर बहुत से मामले थे, लेकिन शायद ये अंतिम मामला था और इस पर जमानत के बाद अब उनको बाहर आने में अड़चन नहीं होगी। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच थी जिसने ये फैसला सुनाया है। चर्चित क्वालिटी बार मामले में आजम खान को राहत। आजम खान 29 जनवरी 2023 से जेल में बंद हैं। 2.5 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है आजम खान को जेल में बंद हुए, और अब आजम खान अगर बाहर आते हैं तो इसका यूपी की सियासत में क्या मतलब है, त्रिपाठी जी बताएंगे। देखिए, एक तो ये जो क्वालिटी बार लैंड ग्रैबिंग वाला मामला है, ये 2020 का ये मामला इनके खिलाफ है, और इसमें ये दोषी ठहराए गए हैं। अच्छा। बेल इनको जमानत मिल गई है, लेकिन ये इसमें दोषी ठहराए गए हैं। इसके अलावा भी जो मामले हैं, चाहे वो डूंगरपुर वाला मामला हो जो 2016 का मामला था, 12 मामले इनके खिलाफ दर्ज थे, उसमें इनको जमानत मिल गई है, लेकिन आगे की अपील पेंडिंग है। तो एक तरह से जितने मामले हैं उन सब में ये बेल पर हैं, लेकिन 2 मामले ऐसे हैं, एक एक्सटॉर्शन जो यूनिवर्सिटी डोनेशन वाला था, एक इलीगल डिमोलिशन वाला 2006 और 7 का। दोनों में री इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर हो चुकी है, ये भी जांच होगी अपनी जगह, लेकिन ये कि जमानत इनको हो गई जितने मामले हैं। हाँ, और 83 हाल ही में 17 सितंबर 2025 को इनको 2008 के एक मामले में बरी किया गया, लेकिन चूंकि और मामले थे जो बता रहे हैं आप, जमानत सभी में मिल गई, हो गई। आखिरी मामला बाहर आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। अब बताइए क्या होगा यूपी की पॉलिटिक्स में। नहीं, मुझे तो लगता है कि फिलहाल वो स्वास्थ्य लाभ करेंगे, कुछ करने की कुछ नहीं बोलेंगे जो स्थितियां हैं। और कई बार आप बहुत जब दुखी होते हैं, जब बहुत पीड़ा में होते हैं, आजम खान अखिलेश यादव से बहुत दुखी है। हो सकता है कि शिवपाल यादव पहले मिलने चले जाएं, लेकिन राजनीतिक तौर पर बहुत कुछ वो कर पाएंगे वो दिखता नहीं है। और अगर राजनीतिक तौर पर उनका प्रभाव सिर्फ ये दिखा था कि आपको अगर ध्यान में हो, जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तो रामपुर और मुरादाबाद उन सीटों के प्रत्याशियों को लेकर वो खूंटा गाड़ के बैठ गए थे, और अंत में जेल में मुलाकात करने जाना पड़ा था। और बाद में वो मौलाना यहां से जो जिसमें डिंपल जी गई थी ना, जहां पर, तो उनको अंतिम समय में टिकट दिया, लेकिन वो पॉलिटिकली बहुत एक्टिव नहीं हो, और अखिलेश से संबंध खराब है। आप मानते हैं ऐसा? देखिए, आजम खां के संबंध अखिलेश से खराब हैं या अच्छे हैं तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वो चचा भतीजा मानते हैं एक दूसरे को। संबंध तो एक दौर मुलायम सिंह से भी उनके खराब हो गए थे जब उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ी थी अमर सिंह के चक्कर में जयप्रदा के चुनाव में। लेकिन राजनीति में कब संबंध अच्छे हो जाएं, कब खराब हो जाएं, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन ये जरूर है कि आजम खां का ज़्यादा समय तो बीतेगा अपने मुकदमे निपटाने में, क्योंकि इतने ज़्यादा मुकदमे उनके ऊपर हैं, उनके परिवार पर हैं, उनकी बेगम पर हैं, बेटे पर हैं, कि उनको निपटाने में ही बहुत सारा समय उनका बीतेगा। तो बहुत एग्रेसिव किस्म की पॉलिटिक्स वो कर पाएंगे, इसमें मुझे संदेह है। लेकिन इतना ज़रूर है कि रहेंगे वो समाजवादी पार्टी के साथ, क्योंकि कोई विकल्प नहीं है वहाँ या तो समाजवादी पार्टी के साथ रहें या बीएसपी के साथ जाएं। बीजेपी में वो जा नहीं सकते, जिस तरह की पॉलिटिक्स करते रहे ना, बीजेपी उनको लेगी। जेल में जाने से पहले क्या वो यूपी की पॉलिटिक्स में एक फैक्टर या इतने रेलेवेंट रह गए थे? निश्चित रूप से थे। यूपी के खासकर जो रोहिलखंड का इलाका है, ये मुरादाबाद, रामपुर, बरेली वाला जो इलाका है, वहाँ आजम खां की एक हैसियत थी इन सब मुकदमों से पहले, और इसीलिए वो बहुत एरोगेंसी के साथ पॉलिटिक्स करते थे। लेकिन जब से जितने मुकदमे उनके ऊपर हुए और जिस तरह से उनको जेल जाना पड़ा, उनके पूरे परिवार को, उनके जो बच्चों, वाइफ के ऊपर भी केस चले, बेटे भी जेल में रही, वो भी जेल में रही, तो पूरा परिवार उस तरह से कानूनी पछड़ों में इतना फंसा कि उसका आधार खत्म हो गया। और होता क्या है कि जब कोई नेता मुकदमों में फंस जाता है और ज्यादा समय उस देता है, धीरे धीरे उसके जो कार्यकर्ता है वो भी निराश हो जाते हैं। वैसा पॉलिटिकल वेट शायद अब उनका ना रहे, वो उतना नहीं रहेगा, लेकिन रहेंगे वो समाजवादी पार्टी के साथ, क्योंकि उसके अलावा उनका कोई विकल्प नहीं है। जब वो अपने शबाब पे थे पॉलिटिक्स के, जब वो 2009 के में उन्होंने समाजवादी पार्टी से के खिलाफ काम किया था और छोड़ी भी, तब भी कांग्रेस से भी उनको ऑफर था, बीएसपी से भी था, लेकिन गए कहीं नहीं थे वो। अब बाद में वापस समाजवादी पार्टी। राजनीति में चुनाव होते हैं तो असली हैसियत पता लगती है, लेकिन बाकी 5 साल तो नेता माहौल ही बनाता है। तो माहौल बनाने के आजम खान मास्टर थे, बोलने के बड़े माहिर हैं, बहुत गजब इनके पास वाक पटुता इनकी गजब की है।
तो अब देखिए आते हैं तो क्या बोलते हैं। जाहिर है कि वो फाइटर भी रहे हैं, ऐसा फाइटर नहीं तो कि रहे हैं। वाकपटुता की बात है। रामपुर को अगर आप देखें तो वो नवाबों का वो शहर रहा और नवाबों के खिलाफ लड़ाई लड़ने की वजह से उनको बड़ा नेता माना जाता है। ऐसा नहीं है। और मुलायम सिंह जी जब तक थे तब तक समाजवादी पार्टी में वो सबसे ताकतवर नेताओं में से एक रहे, माइनॉरिटी के लिए भी वो बड़े नेता उस तरह से रहे हैं। और अभी जो स्थिति उनकी हुई, जितने मुकदमे हुए उसमें राजनीतिक मुकदमे तो हैं ही, लेकिन वो कहना चाहिए कि घर की लड़ाई मतलब जो अखिलेश यादव की हाँ समाजवादी पार्टी की जो अंदरूनी लड़ाई है उसका भी हर नुकसान उनको उठाना चुनावों पड़ा। में एक बात खबर आती रही कि ये चाहते हैं कुछ लोगों को टिकट देना, तो वो नहीं हो पा रहा था। लोकसभा में भी ये वो चाहते इसलिए थे भी होता अपना है, वो एक प्रत्याशी, वो जनरेशनल नहीं हो चेंज रहा होता है। तो आजम खान था। मुलायम सिंह जी के साथ एक कमेंट विशाल प्रताप सिंह हमारे सहयोगी जुड़े हैं हमारे साथ। विशाल, अब ये क्लियर है आजम खान का जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है? देखिए सौरभ, अब से कुछ देर पहले जो आजम खां के ऊपर मुकदमों की संख्या थी, 90 से ज्यादा उनकी संख्या बताई जा रही है। उनमें से ज्यादातर मामलों में यानी कि लगभग सभी मामलों में जमानत हो चुकी थी। आखिरी मामला आज बाकी था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जहां अब से कुछ देर पहले आजम खां को क्वालिटी बार के मामले में जहां बताया जाता है कि जबरन कब्जा किया गया था जमीन पर, उस मामले में भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। तो अब से कुछ देर पहले उनकी जो अधिवक्ता है जो इस पूरे मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी पेश हुए थे, उनसे हमारी बातचीत हुई और उनका कहना है कि फिलहाल अब आजम खां के ऊपर कोई भी मामला लंबित नहीं है जिसके जरिए उनको जमानत हासिल करना बाकी हो। तो जब अधिवक्ता से हमने ये भी पूछा कि अब ये माना जाए कि आजम खां जेल से बाहर आ जाएंगे, तो उस पर उनका स्पष्ट यही कहना था कि अब फिलहाल कोई भी केस लंबित नहीं होता है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां के जेल से बाहर आने की जो भी तमाम बाधाएं थी वो अब दूर हो चुकी हैं। अब बस बात यही बचती है कि बॉन्ड भरने तक और जेल में बाकी फॉर्मेलिटीज होने तक अगर कोई नया मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो यह माना जाएगा कि आजम खां जेल से बाहर आ सकते हैं सीतापुर जेल से, जहां उनके ऊपर 90 करीब से ज्यादा मुकदमे चल रहे थे। उनमें से सभी मामलों में फिलहाल विशाल, आपका बहुत शुक्रिया और आपने बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी दी। 90 केसेस आजम खान के ऊपर थे, सब में बेल ले लेना ही बड़ी बात है। मैं तो ये कहता हूं ये अब लड़ाई आगे और लड़ाई लड़ाई अपना। कितनी लंबी होगी उनके लिए समझिए। कॉमेंट अखिलेश यादव इस मामले में खुश होंगे अब या परेशानी बढ़ेगी? देखिए, मुझे लगता है अभी अखिलेश यादव का रिएक्शन नहीं आया, लेकिन मुझे लगता है अखिलेश यादव बहुत ज्यादा खुश नहीं होंगे। अच्छा। कि जो व्यक्ति जेल में बैठकर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हस्तक्षेप कर रहा था, अखिलेश यादव को जिसने दबाव बनाया, और आजम खान के कारण अखिलेश यादव को टिकट बदलना पड़ा अंतिम समय में, तो यह तय है कि जो व्यक्ति बाहर अभी जो आएगा। रामपुर के सांसद हैं वो शायद इन्हीं के हाँ नॉमिनी बिल्कुल माने जाते हैं। बिल्कुल ही नीचे। और अब 77 साल की उम्र में आजम खान बाहर आकर क्या राजनीति रूप से करेंगे? अब आजम खान की कोशिश होगी कि उनका बेटा जो अब्दुल्ला है वो राजनीति में सक्रिय हो। आजम खान रामपुर की राजनीति में सक्रिय रहेंगे या उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को संदेश देंगे? ठीक है सर। अब वो कई राजदार है, समाजवादी पार्टी के कई राज उन्हें पता है, तो क्या अखिलेश यादव को वो ये बताकर कि भाई मेरे पास कई राज है, हस्तक्षेप करते रहेंगे? क्या ओवैसी के साथ जा सकते हैं वो आने वाले समय में? उत्तर प्रदेश में कोई नया फ्रंट बना सकते हैं? लेकिन समाजवादी पार्टी छोड़ेंगे तो हैरानी ही होगी। सर आगे बढ़ते हैं सर, क्योंकि जो बहुत मुलायम सारी के समय छोड़ सकता है वो अखिलेश के समय छोड़ सकता है, उसमें कोई अब ये नया सर नहीं है। मुझे लगता है 2-4 दिन की बात है, मुलायम तो सिंह फिर आप साहब सीधे छोड़ा था लेकिन गए नहीं थे कहीं। आजम खान से ही सीधे सुन लीजिएगा इन सवालों के छोड़ा जरूर था जवाब। मुलायम के समय ना, गए बिहार नहीं। की बात कर लेते हैं सर। अब अमित शाह बिहार के दौरे पर हैं, कल रात वो पहुंचे थे। अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच मुलाकात हुई, उसकी तस्वीरें आई हैं, वो आपको हम सबसे पहले दिखा देते हैं। करीब 20 मिनट की वो तस्वीर दिखा दीजिए नीतीश कुमार जी और अमित शाह वाली। ये इस तस्वीर की बात, बड़े हंसते मुस्कुराते बात मुलाकात हुई, स्वागत किया नीतीश कुमार ने। 20 मिनट तक बंद कमरे में भी बातचीत हुई है। अब नीतीश जी से क्या सीट शेयरिंग को लेकर बात हुई होगी या कोई और मुद्दा चुनाव में जाने से पहले, ये तो अभी नहीं कहा जा सकता। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी, ये भी नीतीश कुमार के साथ थे, और बीजेपी की तरफ से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी वहां पर थे। इस मुलाकात के बाद अमित शाह रोहतास और बेगूसराय दौरे पर रवाना हो गए। रोहतास पहुंचकर अमित शाह ने लालू परिवार पर जमकर हमला बोला है, वो मैं आपको सुनाऊं। उससे पहले एक रिएक्शन इस तस्वीर पर, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी थी ये तस्वीर जब मैंने देखा। निश्चित रूप से नीतीश कुमार और अमित शाह की मुलाकात हुई, और निश्चित रूप से जब दोनों के बीच बैठक हुई है बंद कमरे में, तो तय है कि टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, कौन बड़ा भाई बनेगा, कौन छोटा भाई बनेगा, या दोनों जुड़वा भाई बनेंगे, बराबर सीटें लेंगे, ये देखने वाली बात होगी। चिराग पासवान को लेकर चर्चा हुई होगी, भाई चिराग पासवान को कैसे एडजस्ट करना है, कौन किसको एडजस्ट करेगा। इन तमाम बातों पर मुझे लगता है कि बेसिक बातचीत जरूर अमित शाह ने की होगी, और जो भारतीय जनता पार्टी का रुख होगा
वो अमित शाह जी ने नीतीश कुमार को बता दिया हमें होगा। हमें ये दिलचस्प इसलिए लग रही है क्योंकि बीजेपी इस बात का जवाब नहीं दे रही कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा अगर आप जीत गए तो। वो तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत स्पष्ट कर दिया कि सिर्फ अभी तो चुनाव लड़ा जा रहा है नीतीश के नेतृत्व में, चुनाव के बाद तय होगा कि सरकार नीतीश आती है कि कुमार नहीं जी आती है, और इस आती है तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते कि नहीं बनते ये तय होगा। मुझे लग रहा है लगभग ये तय है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, और अमित शाह जी ने मुझे लगता है संकेत भी दे दिए होंगे। आप कुछ बोल रहे थे? मैं ये कह रहा था जिस तरह से नीतीश कुमार जी खुश दिख रहे हैं ना, क्योंकि वो जानते हैं कि इस पूरे संकट के संकट मोचक अमित शाह जी हैं। अच्छा, मतलब चुनाव का बेड़ा पार लगाना है तो इनको ही करना है। नहीं, चुनाव का भी और उनका भी। उनका भी सही बात है, फैसला इन्हीं को करना है। वैसे नीतीश जी के बारे में बताऊं, नीतीश जी बीजेपी में हमेशा एक नेता को पकड़ लेते थे। एक समय अरुण जेटली उनके संकट मोचक हुआ करते थे अटल जी अडवाणी जी के जमाने में, अच्छा, और आज अमित शाह जी के साथ उन्होंने अपना मामला ठीक कर लिया है कि कोई भी संकट मोचन की एक बड़े नेता से बना के एक बड़े नेता जो प्रभावशाली होता था, मुझसे बना। मुझे याद है अटल जी अडवाणी के जमाने में वो अरुण जेटली जी उनकी पूरी कमान संजय झा उन्हीं के तो नहीं था, उन्हीं संजय झा तो अब सुनिए लालू, आप अमित शाह क्या बोले लालू परिवार पर? ये लालू जी, रबड़ी जी, तेजस्वी, ये बिहार को समृद्ध कर सकते हैं क्या? अरे भले आदमी जोर से बोलो, कर सकते हैं क्या? बिहार में विकास कर सकते हैं क्या? बिहार वालों ने 20 साल मौका दिया या नहीं दिया? विकास किया? कभी फिरौती का राज चलने से समृद्धि आता है क्या? कल ही मोदी जी का जन्मदिन गया। मोदी जी एकमात्र ऐसे नेता है विश्व में जिन्होंने लगातार 24 साल तक राज्य और देश के मुखिया के रूप में काम किया है, 24 साल तक। और मैं गवाह हूं इस बात का, इस 24 साल में एक भी छुट्टी नहीं, एक भी वैकेशन नहीं। तो अमित शाह यहां पर दरअसल ये बता रहे थे कि ये हम हैं, हमारा ऑफर ये है नरेंद्र मोदी की सरकार जिसने 24 साल में एक भी छुट्टी या वेकेशन नहीं ली, और दूसरी ओर है लालू यादव। लालू यादव मतलब फिरौती राज। त्रिपाठी जी, नहीं देखिए, ये एक कहें कि जाल ऐसा है जिससे राष्ट्रीय जनता दल नहीं निकल पाती है, और इस बार लग रहा था कि उससे निकल गए हैं तेजस्वी यादव। 2020 के चुनाव के बाद लगभग उसी स्थिति में आ गए थे, लेकिन अब पता नहीं, वो शायद कई बार डेस्परेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, आपको लगता है कि नहीं ये लालू जी की छाया फिर से पूरी तरह से बिहार के लोगों को डरा रही है। और बार बार ये साफ करना जरूरी होता है कि जंगल राज कोई नेता या कोई पत्रकार या किसी ने आरोप नहीं लगाया था, पटना उच्च न्यायालय ने जंगल राज कहा था। आप जरा सोचिए कि जो माहौल बना था, एंटी इनकम्बेंसी, नीतीश जी बीजेपी के रिश्ते, देखिए ना क्या सुंदर चित्र आया हुआ है। अब इसके बाद कोई कहेगा, और यहां जरा तेजस्वी और राहुल की तस्वीरें देख लीजिए, क्या तनाव वाला मामला है। तो एक तरफ तो वो, दूसरी तरफ ये, तो आप जंगल राज के आरोप में एंटी इनकम्बेंसी इधर शून्य हो गई, आप राहुल गांधी से रस्साकशी में, इधर अमित शाह और नीतीश कुमार ऐसे मिल रहे हैं जैसे लग रहा है कि अरे तो मतलब इतनी दोस्ती, गाढ़ी दोस्ती वाला मामला। अरे अजीब बात कर रहे हैं आप। तेजस्वी जी ने तो गाड़ी तक चला ली, ड्राइव किया राहुल गांधी के साथ। नहीं, अब ये 16 दिन साथ में रहे भाई वो। कहीं गाड़ी की हैंडल घुमाई तो नहीं, ड्राइविंग सीट ठीक रखी, लेकिन उसके बाद आप देखिए ना जिस अंदाज में वो बात कर रहे हो, जिस अंदाज में वो बिहार अधिकार यात्रा निकाली। यहां तो नीतीश जी का और मोदी जी का पोस्टर एक साथ जारी हो रहा है, वहां यात्रा भी अलग अलग निकल रही है, आप साथ में सिर्फ खड़े हो जा रहे हैं। अच्छा, आप एक ही शब्द को दो तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, हाँ सर। आप कह रहे हैं कि ड्राइव कर रहे थे वो, इसका मतलब ये भी होता है कि ड्राइव कर रहे थे या ड्राइविंग सीट पर थे। मैंने ड्राइवर नहीं कहा। नहीं, ड्राइवर नहीं कहा, लेकिन ड्राइव कर रहे थे गाड़ी को। ड्राइविंग सीट पर होने में बहुत फर्क होता है। हाँ, नहीं बात ठीक है। अब क्या कर रहे हैं तेजस्वी यादव, आइए यही बात कर लेते हैं। उनकी बिहार अधिकार यात्रा का आज तीसरा दिन है। आज वो बेगूसराय से मधेपुरा तक यात्रा कर रहे हैं। इससे पहले तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने पहले बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाली थी, और अब तेजस्वी यादव ये अकेले अपनी यात्रा कर रहे हैं। 20 सितंबर तक वो बिहार के 10 जिलों में 66 सीटें कवर करेंगे। आज खगड़िया और मधेपुरा में उनकी यात्रा होगी। 19 सितंबर को सुपौल, सहरसा, 20 सितंबर को समस्तीपुर होते वो वैशाली पहुंचेंगे। अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी लॉ एंड ऑर्डर और करप्शन के मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेर रहे हैं। यहाँ तो विजय और सम्राट हो गए अपराधी। ये अपराधियों को बाहर निकालने के लिए नए नए कानून लगाते हैं।
दुकान में गोली घुस के मार रहा है, घर में घुस के गोली मार रहा है, बहन बेटियों के साथ रेप हो रहा है, अपहरण हो रहा है, कोई सुनवाई या कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पर सरकार के लोग तो कह रहे हैं कि बुलडोजर की भी कार्रवाई हो रही है, लोग को पकड़ा भी जा रहा है। जाइए जनता से पूछिए, अगर ये जनता में जाकर के बोले तो जनता ऐसे मंत्रियों को खदेड़ देगी। अब एक आपको बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर में दिखाता हूं तेजस्वी यादव की। आपको नीतीश जी की और अमित शाह जी की तस्वीर अच्छी लग रही थी ना, ये तस्वीर देखिए, घोड़े पर हैं तेजस्वी यादव। घोड़े पे क्यों हैं? आप कहेंगे भाई बस में आ रहे थे बढ़िया एसी बस में, उसमें अंदर सोफा वोफा लगा हुआ है, और पर आकर घोड़े पर आ गए बीच में। और मैंने नोट किया, आप भी कीजिएगा, मुझे कोई घोड़ा पकड़े हुए नहीं दिखाई दिया। घोड़े को भी ड्राइव खुद ही कर रहे थे वो, कह सकते हैं ना सर? इसका मतलब हॉर्स राइडिंग सीखी है, उनको हॉर्स राइडिंग आती है, घुड़सवार अच्छे हैं। घुड़सवार है, मतलब घुड़सवार हैं। क्यों करा है उन्होंने? क्योंकि ये मोकामा में थे। मोकामा कहाँ, किसके नाम से जाना जाता है? अनंत सिंह बाहुबली, अभी जेल से बाहर आए हैं। इनकी पत्नी वहां की विधायक हैं, और अब ये कभी हुआ करते थे लालू जी के साथ सर, और अब ये जेडीयू के साथ अलाइन है। नीलम देवी इनकी वाइफ विधायक रही है। तो ये उनका मैसेज उनको था, क्योंकि वो घोड़े के शौकीन वो भी तो हैं। घोड़े पर चलते हैं। इसीलिए घोड़े पे आए सर। ये मोकामा में ही घोड़े पे क्यों आए? वहां उनको कहते हैं छोटे सरकार लोग, अनंत सिंह को। और अनंत सिंह अक्सर दिन दोपहरी कभी भी आपको वो टक 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 घोड़ा चलाते हुए दिख जाएंगे। तो वहां वो पहुंचे तो फिर उन पर बोले भी। सुनिए, पिछले बार हम लोगों ने जिनको मौका दिया उन लोगों ने गद्दारी किया। एक बार मोकामा की जनता उन लोगों को सबक सिखाने का काम करेगी। यही सरकार जेल भरवाती है, यही सरकार निकलवाती है अपने फायदा के लिए। लेकिन अब तेजस्वी जब आएगा तो कोई अपराधी नहीं बचने वाला है, कोई अपराधी नहीं बचने वाला है। लालू जी आज तक भाजपा से डरे नहीं, झुके नहीं। लालू जी का लड़कों ने डराएगा, अच्छे अच्छों को देखा जाएगा। अब इन्होंने कहा धोखा किया, धोखेबाजी की अनंत सिंह ने, नाम नहीं लिया था। अनंत सिंह तो समझ गए ना, मेरे लिए कह रहे हैं। पहले आरजेडी की में ही थी उनकी पत्नी जब विधायक थी। अब सुनिए अनंत सिंह ने कैसे हिसाब बराबर किया। शामिल होंगे कि ऊपर छत पर चढ़ेंगे, आप शामिल कैसे होंगे? तो सब दिन शामिल। तो आप खुद हो गया, कोई बोलता है कि सरकार से जीतते हैं तो हम दिखा दिए जो कि हम सब दिन पार्टी है, कभी कहो नहीं। कुछ लोगों के विरोध का नारा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब कुछ लोग जो स्थानीय तो सबका नाम वो पसंद नहीं करता। तो इस बार कितने वोट से जीत का दावा है दादा आपका? वो सब हम फाजुल बात नहीं करेंगे, हम अपने जाने की जमानत जब्त करा देंगे, जनता जमानत जब्त करा देगा, जो विरोधी हमसे लड़ेगा। अरे हम तो नाम भी लेना पसंद नहीं करते जो लोग हमारी बात करते हैं। लेकिन आप घोड़े वाली बात पर इनका एक कमेंट आया ब्रेक में अभी, जब ये बयान चल रहा था। नहीं, ब्रेक में जो हम कह रहे थे उसको ऑन एयर बोलते हैं। दरअसल ये क्यों वहां उन्होंने किया? मोकामा में सामंतशाही चलती है अनंत कुमार की, इसलिए उनको सामंती मानसिकता अपनी जो थी वहां दिखानी थी। घोड़े पर चढ़ना ये कोई किसी जाति से जुड़ा मसला आप मत मानिए। जो भी अपने आप को मानता है कि थोड़ा दबंग है, आपको मतलब तब तो उस तरह से साधन नहीं थे, लेकिन पहले तो सारे कोतवाल जो अंग्रेजों के समय में होते थे घोड़े पर चलते थे, पुलिस घोड़े पर चलती थी, घोड़े पर जितने राजे रजवाड़ों के जो वसूली करने वाले होते थे वो चलते थे। तो सामंती मानसिकता का प्रतीक है ये घोड़ा। और मोकामा में जाकर जब तेजस्वी यादव कहते हैं तो वो ये बताना चाहते हैं कि हम बड़े सामंत हैं, तुम छोटे सामंत हो। असली मसला ये है। अब इसको दूसरे तरीके से भी कहा जा सकता है कि लोग तुमको सरकार मानते हैं, तुम घोड़े पे चलते हो, लो हम भी घोड़े पे चलते हैं। नहीं, वही तो है ना, तभी तो ये कहना पड़ा लालू जी के। अच्छा, लालू जी से बड़ा कौन सा वहां सरकार बताइए? हम तो नहीं मानते हैं, आज भी कोई नहीं। तो वही सामंती मानसिकता तो है, जाति उपनाम यहां काम नहीं करता सर, सामंती मानसिकता। सर मुझे लगता है अब बिहार की इलेक्शन की बात करें तो प्रशांत किशोर पे भी बात होनी चाहिए, क्योंकि हमने बीजेपी पे बात कर ली, आरजेडी पे बात कर ली। मैं आज एक टाइम्स ऑफ इंडिया में एक पढ़ रहा था, एक जर्नलिस्ट का लेख, उनका असेसमेंट ये था, आप कितने सहमत हैं कि प्रशांत किशोर से इस वक्त ज्यादा प्रॉब्लम बीजेपी को है, और बीजेपी इस बात को रियलाइज भी कर रही है। अपर कास्ट और एस्पिरेशनल वोट जितना होगा, जो बीजेपी को ज्यादा मिलता है, वो इस बार काटेंगे पीके। देखिए, बिहार के बारे में हम सब जानते हैं कि जातीय विभाजन जो है
राजनीतिक रूप से बिहार में सबसे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश उसके बाद आता है। बिहार में जो अपर कास्ट है उसकी समस्या क्या है कि उसका अपना कोई नेता नहीं है। एनडीए के साथ है अपर कास्ट, लेकिन एनडीए के जो प्रमुख नेता है सब पिछड़े हैं। नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा, मांझी जी दलित हैं, या और भी चिराग पासवान, जो प्रमुख नेता हैं जिनका चेहरा है वो सब पिछड़े हैं। आरजेडी जो महागठबंधन है वहाँ भाई यादव हैं, मुसलमान हैं, और जो ओबीसी हैं जी। जो अपर कास्ट है उसका अपना कोई नेता नहीं है। अपर कास्ट के अंदर जो एस्पिरेशनल जो ये, चूंकि 2090 तक तो वहाँ कांग्रेस सरकार थी, भगवत झा आजाद और जगन्नाथ मिश्रा और सारे अपर कास्ट चीफ मिनिस्टर होते थे, श्री कृष्ण बाबू से लेकर के सब, तो उसमें जो है एक सेक्शन बड़ा है वो मान रहा है कि प्रशांत किशोर चूंकि ब्राह्मण है तो एक नेता हमारा उभर के आ रहा है। आपसे सहमत है कि वो एक सेक्शन अगर कटता है तो वो बीजेपी का नुकसान कर सकता है। एक शॉर्ट कमेंट आपका प्रशांत किशोर पर। निश्चित रूप से प्रशांत किशोर को सवर्णों का बड़ा समर्थन मिल रहा है क्योंकि वो ब्राह्मण है। और अगर आप 4 जो उपचुनाव हुए थे जो प्रशांत किशोर ने की पार्टी ने जन स्वराज ने लड़े थे, उसमें प्रशांत किशोर को जो वोट मिला है उसमें यह कहा गया है कि बड़ा वर्ग उन्हें सवर्ण वोट बैंक मिला है जो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक कर रहा है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को भी चिंता हो रही है कि भाई कहीं हमारा वोट तो नहीं तोड़ेगा। देखिए प्रशांत किशोर किसका वोट तोड़ेंगे चुनाव के बाद पता पड़ेगा, लेकिन दोनों तरफ से डर है कि प्रशांत किशोर का हमें ज्यादा नुकसान न पहुंचे। वो एक मुद्दा तो बन गया, फैक्टर बन गए इस चुनाव में, पीके फैक्टर। ओके।